हेलो। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। कल पढ़ी थी एमओटी की कुछ बातें, बॉन्ड ऑर्डर करवाया था। आज देखो बॉन्ड ऑर्डर को ही कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आज अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल मोमेंटम है, उसके अलावा अपने जो बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है उनको भी अभी अपन कवर कर लेंगे। जैसे बॉन्ड ऑर्डर के जो कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड ऑर्डर के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी अपन क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो इधर देखिए, आज अपन कुछ बातें करेंगे। देखो बॉन्ड ऑर्डर से अपन क्या चीजें निकाल सकते हैं, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर आप हेडिंग डालोगे। बॉन्ड पैरामीटर क्या होता है? बॉन्ड से संबंधित चीजें, बंध से संबंधित चीजें। बंध की लंबाई कितनी है, बंध की ऊर्जा कितनी है, बंध कितने हैं, पाई कितने हैं, सिग्मा कितने हैं, ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर वाली पैरामीटर से पहले अपने को कुछ नोट डालने हैं, तो उन नोट का ध्यान रखना। जैसे नोट फर्स्ट, यदि बॉन्ड ऑर्डर यानी बंध क्रम शून्य हो, कितना हो? शून्य हो, तो वह अणु अस्तित्व में नहीं होता, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं होता। उसका बॉन्ड ऑर्डर जिसका कितना होता? जीरो। बॉन्ड ऑर्डर जीरो का मतलब जिसमें बंध ही नहीं है। बंध नहीं बनेगा तो क्या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ सकते हैं? क्या नहीं जुड़ सकते? बॉन्ड बनना जरूरी है। बॉन्ड नहीं बनेगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये एग्जांपल यदि क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, नियोन 2, हीलियम 2, मैग्नीशियम 2, सोडियम 2। कभी ऐसे अणु देखे हैं क्या बने हुए? नहीं, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाता है? जीरो आ जाता है। जैसे नियोन 2 है, हीलियम 2 है, मैग्नीशियम 2 है, सोडियम 2 है, ये चीजें नहीं बनती है। तो ध्यान रखना, इनमें कभी भी क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? हमेशा शून्य होगा, और ये कभी भी अस्तित्व में नहीं होती है। उसके अलावा देखो, और बॉन्ड ऑर्डर से अपन क्या कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर से अपन क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे? बॉन्ड पैरामीटर। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या होती है? दो अणुओं के बीच में बंध कितने हैं, वो क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। तो उस बॉन्ड पैरामीटर के अंदर एक चीज ध्यान रखना। अभी मैं C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, C2 का क्या निकालूं? बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा। तो C2 का बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आना चाहिए? 6 + 6 कितना होता है? 12। 6 और 6 कितना होता है? 12। अब कल वाली ट्रिक देखो, यहां पर कितना था? 14, इधर कितना था? 15, 16, इधर कितना था? 13, इधर कितना था? 12। तो यहां पर देखो कितना था? इसका 3, इसका 2.5 और इसका कितना था? 2। तो 12 वाले का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। 2 इसका मतलब इसमें बंध कितने उपस्थित है? 2। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बंध है? 2 बंध है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि इस कार्बन कार्बन के बीच में जो बंध है, 2 बंध है, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है? यहां पर आप गलती कर देते हो। देखो इसमें एमओटी का कंसेप्ट है, अपने को एमओटी नहीं पढ़नी, बहुत लंबी चौड़ी है। ये एनसीईआरटी का एक स्पेशल एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ऊपर लिख लोगे, एनसीईआरटी का। तो यदि बंध क्रम से यानी एमओटी से रिलेटेड क्वेश्चन आए, फिर पूछे कि इस कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, तो ध्यान रखना यहां पर दोनों के दोनों ही क्या है? पाई बॉन्ड है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? पाई बॉन्ड है। एनसीईआरटी लिख के इसके ऊपर लिख लेना कॉपी के टॉप पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इधर ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो ये नोट, एक कार्बन वाला एग्जाम्पल। देखो बॉन्ड पैरामीटर क्या क्या है। तो बॉन्ड पैरामीटर में पहला देखो, आप सबसे पहले बात करते हैं अपन बंध लंबाई की। किसकी बात करते हैं? बंध लंबाई की। देखो बंध लंबाई, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या? उतने ही उसमें ज्यादा बंध है, बंधों की संख्या उतनी ज्यादा जितना उसका बंध क्रम है। तो यहां से बात कर सकता हूं मैं, जितना बॉन्ड ऑर्डर जितना बंध क्रम, वो समानुपाती होती है बंध की संख्या के, यानी बंध की संख्या उतनी ज्यादा होगी। जैसे 3 बॉन्ड ऑर्डर तो 3 बंध की संख्या, 2 बॉन्ड ऑर्डर 2 बंध की संख्या, तो बंधों की संख्या समानुपाती होती है। और यदि बंध की संख्या बढ़ती है तो बंध का जो स्थायित्व होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। स्थायित्व बढ़ता है तो बताओ लंबाई क्या होगी? घटेगी। लंबाई क्या होगी? कम होगी। लंबाई कम ही होगी तभी तो बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। अब एक तो मैं कहूं कि इतनी लंबा डंडा है आपके पास में, उस डंडे को तोड़ो, आप झट से ऐसे करके तोड़ दोगे। एक मैं इतना सा डंडा दूं आपको, इतना सा डंडा, बोलो अब इसको तोड़ो,
तो इसको तोड़ने में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी क्योंकि इसकी लंबाई कम है। क्योंकि आपको पता होगा इतनी लंबी चीज को मैं ऐसे दबा के ऐसे झट तोड़ सकता हूं, क्योंकि यहां पर जड़त्व का नियम काम करता है। अब देखो यहां पर तो लंबाई का क्या बोल सकता हूं, बंद लंबाई जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है बंद क्रम के। तो आप बंद क्रम निकाल के बता सकते हो कि किसकी बंद लंबाई ज्यादा है और किसकी कम है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपको बोला Cn -N2 और आपका दे दिया मैंने O2 2+, चलो Cn 13 14, ये लो, ये मैंने दो एग्जांपल दे दिए। बोला इनके अंदर बंद लंबाई का ऑर्डर बताओ, तो इसका बंद क्रम देख लेना आप डायरेक्ट। क्या निकालोगे, बंद क्रम। क्या निकालोगे, बंद क्रम। बंद क्रम निकालोगे तो देखो यहां पर 7 और 6 13, 13 के लिए बंद क्रम कितना था 2.5। यहां पर 7 7 14 के लिए 3, 8 8 16 के लिए 2 बंद क्रम। तो आप करोगे, पूछ लेगा बंद क्रम जितना ज्यादा लंबाई उतनी कम, तो नाइट्रोजन की लंबाई सबसे कम, उसके बाद में Cn और उससे ज्यादा किसी होगी O2 की। तो ये बंद लंबाई का क्या आ गया, क्रम आ गया। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये हो गया पहला बंद लंबाई का। दूसरा नोट लगा के लिखना, बंद लंबाई का क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से आएगा, इंपॉर्टेंट कर लेना। क्या कि जब बंद लंबाई की बात करें तो देखो sp3d संकरण होता है ना, sp3d संकरण। तो यहां पर इस sp3d संकरण में देखो संरचना कैसी बन रही थी, ये वाली sp3d में यही बन रही थी। इसमें ध्यान रखना ये 3 लंबाई 1 2 और 3 समान होती है, और ये जो 2 लंबाई है ये क्या होती है, असमान होती है। तो क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से किसके बंद की लंबाई असमान है, यानी सारे जो भी बंद है सारे असमान बंद है। तो देखो ये 3 समान होंगे तो ये असमान है और यहां पर ये असमान है। तो बोलेगा कि बंद लंबाई किसमें असमान है, तो आप संकरण निकालोगे जिसमें sp3d संकरण होगा वो क्या होगा, असमान। जैसे मैंने एग्जांपल लिया PCl5, बोलेगा PCl5 में सभी बंदों की लंबाई समान है क्या, नहीं है। कितनों की, ये 3 की समान है और यहां पर इन 2 की क्या है, समान। sp3d संकरण में बंद लंबाई का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है और एग्जांपल भी PCl5 से ही सबसे ज्यादा पूछा गया है। चलो इधर आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। और बॉन्ड ऑर्डर के क्या चीजें आती हैं, अब देखो बंद लंबाई की दूसरी बात करते हैं। मैं बात बता रहा हूं कि बंद लंबाई जो होती है वो समानुपाती होती है आकार के। भाई परमाणुओं का आकार यदि जितना ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बंद की लंबाई भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बंद लंबाई आकार के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। यह चीज भी आप ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से निकालने, बाकी कॉन्सेप्ट तो नॉर्मली मैं बता रहा हूं, बाकी क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर का यही आएगा डायरेक्ट। अब देखो एक चीज नेक्स्ट बात करते हैं बंद ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, बंद ऊर्जा की, बॉन्ड एनर्जी की। तो देखो बंद ऊर्जा, भाई जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, बंदों की संख्या उतनी ज्यादा, जितने ज्यादा बंद उनको तोड़ने में उतनी क्या लगेगी, ज्यादा एनर्जी। तो क्या बोल सकता हूं कि बंद ऊर्जा समानुपाती होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बंद ऊर्जा क्या होती है, समानुपाती होती है बॉन्ड ऑर्डर के। सेम वही एग्जांपल ले लिया मैंने Cn माइनस और O2, बोला इनका बंद ऊर्जा बताओ, तो Cn की कितनी है 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर है। Cn माइनस का कितना है 3, O2 का कितना है 2। तो आप बॉन्ड ऑर्डर कितना सबके ज्यादा किसका, Cn का। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी हो जाएगी, Cn की बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा। उसके बाद में Cn माइनस की सबसे ज्यादा, उसके बाद में Cn और उसके बाद में O2 की। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हो गया बंद ऊर्जा का। अब बंद ऊर्जा का मैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखवा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बंद ऊर्जा का। देखो जब बात करेंगे FF Cl Cl Br Br और I I,
तो यहां पर लगता क्या है कि फ्लोरीन का आकार बहुत छोटा है, तो बंध की लंबाई कम होगी। बंध की लंबाई कम होगी तो इसको तोड़ने में ऊर्जा क्या लगनी चाहिए, ज्यादा, राइट और रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर आपको पता है 3 लोन पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 3 लोन पेयर पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो बंध में चला गया और 3 क्या हो गए, लोन पेयर। तो इस लोन पेयर का प्रतिकर्षण कितना होता है? वेस्पर थ्योरी में बताया था लोन पेयर का प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है। इसका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो ये जो बंध लंबाई है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बंध लंबाई ज्यादा होने पर इसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऊर्जा का क्रम ध्यान रखना, क्या हो जाता है, Cl2, उसके बाद में Br2, और ये बिल्कुल पीछे भी नहीं जाता, ये आयोडीन से आगे रह जाता है। तो यहां पर आ जाता है F2 और यहां पर क्या आ जाता है I2। इस क्रम को याद कर लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेट में भी आया हुआ है, BHU में भी आया हुआ है, ICR में भी आया हुआ है, हर एग्जाम में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बंध ऊर्जा का या फिर बॉन्ड ऑर्डर से का क्वेश्चन देगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, और कौन कौन सी चीजें होती है बॉन्ड के अंदर। तो अब नेक्स्ट चीज होती है बॉन्ड में, वो होती है बंध कोण। क्या चीज होती है? बंध कोण। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, बंध कोण की। अब बात करते हैं बंध कोण की। तो देखो आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं इस चीज को, बंध कोण किससे प्रभावित होता है। मेरे पास में था, मान लो मेरे पास में है CO2 और मेरे पास में है BF3 और मेरे पास में है CH4। ठीक है, CO2 संकरण क्या होगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये B इसका F और ये क्या है F, CH4 H H H और ये क्या हो गया H। यहां पर संकरण क्या है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा संकरण क्या sp। यहां पर संकरण क्या 3 सिग्मा sp2। यहां पर संकरण क्या sp3 संकरण। कौन सा संकरण? sp3 संकरण। sp में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पर 120 डिग्री और यहां पर होता है 109 डिग्री 28 मिनट। आप मुझे बताओ कोण का मान धीरे धीरे घट रहा है कि नहीं घट रहा? घट रहा है। प्लस ये देखो यहां पर परसेंटेज एस लक्षण की बात करें, परसेंटेज एस का मतलब क्या है भाई, यहां पर एक एस और एक पी है, तो दोनों का कितना प्रतिशत है, 50-50%। sp2 में कितना परसेंट है भाई, 100 में 3 का भाग दो, 33% तो एस है और 66% क्या है, पी है। उसके बाद में sp3 में क्या है, 25% एस है और 75% क्या है, पी है। तो यहां पर देखो परसेंटेज एस कितना है, यहां पर 50%, यहां पर 33.33% और यहां पर कितना है 25%। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या जो बंध कोण है ये समानुपाती होता है परसेंटेज एस लक्षण के। जितना ज्यादा परसेंटेज एस लक्षण देखो बंध कोण भी उतना ही ज्यादा। तो देखो क्या बोल रहा है, बॉन्ड एंगल समानुपाती होता है प्रतिशत एस लक्षण के। बॉन्ड एंगल क्या होता है, समानुपाती होता है प्रतिशत एस लक्षण के। एक पॉइंट आया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलो ऐसे आ जाए कि संकरण सभी का सेम हो गया तो क्या करें। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो जैसे मेरे पास में एग्जांपल था CH4, दूसरा मेरे पास एग्जांपल है NH3 और तीसरा मेरे पास एग्जांपल है H2O। CH4, ये CH4 कैसी संरचना, चतुष्फलकीय। यहां पर नाइट्रोजन पे लोन पेयर, कैसी संरचना, पिरामिडीय। कैसी संरचना, बेंट या वी आकार की। चलो कल की बातें याद करते हैं। ये बंध कोण कितना था, 109 डिग्री 28 मिनट, या फिर क्या बोल सकते हैं 109.5 डिग्री।
यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है कितने का था याद करो, 107 डिग्री का। यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है लगभग 104 105 डिग्री का। किसका? 104 105 डिग्री का, लगभग 105। इन तीनों में एक चीज नोटिस होगी, संकरण सभी का क्या है? sp3 sp3 sp3। लेकिन बॉन्ड एंगल देख रहे हो क्या गिर रहा है? यहां पर किसकी संख्या बढ़ रही है? नोटिस करो, इधर लोन पेयर की संख्या 0 है, यहां लोन पेयर की संख्या 1 है, यहां पर लोन पेयर की संख्या 2 है। तो क्या बोल सकता हूं कि बॉन्ड एंगल व्युत्क्रमानुपाती होता है लोन पेयर की संख्या के। लोन पेयर जैसे जैसे बढ़ रहा है बंद कोण देखो कम होता गया। एक 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बढ़े, बंद कोण क्या हो गया? कम हो गया। तो ये दो प्रकार के क्वेश्चन आप किससे करोगे? बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन किससे करोगे? इससे करोगे। अब देखो एक बॉन्ड एंगल का बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं, बॉन्ड एंगल का बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। और बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो मैंने जो इंडेक्स बनवाई थी वो देखो यहां काम में आती है। देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है निम्न में से न्यूनतम बंद कोण वाला यौगिक है। पहला मैंने एग्जांपल दिया BF3, दूसरा मैंने एग्जांपल दिया NS3, तीसरा मैंने एग्जांपल दिया CH4, चौथा मैंने एग्जांपल दिया ERF3। बताओ, वीडियो को पॉज करके आंसर करो इसका। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। सर मैंने वीडियो पॉज ही नहीं किया, बढ़िया बात है। BF3 कैसा था? याद करो कोण कितना? 120 डिग्री। यहां पर NS3 याद करो कोण 107 डिग्री। CH4 कोण 109 डिग्री 28 मिनट। BRF3 ये BR F3 संकरण निकालो। BR 1F 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 लोन पेयर लोन पेयर, राइट और रॉन्ग? अब देखो संरचना ऐसी नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। ये BR है, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर F F और यहां बनेगा F, T आकृति। अब देखो यहां पर लोन पेयर 2 3 सिग्मा कितना हो गया? 5, 5 के लिए sp3d sp3d। अब इधर देखो sp3d में क्या होता है? ये दो लोन पेयर और ये फ्लोरीन तो एक प्लेन में होते हैं। ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा, ये तीनों एक प्लेन में पड़े हैं ऐसे, बिल्कुल। कहां पड़े हैं? एक प्लेन में, ऐसे ऐसे पड़े, देखो एक प्लेन में पड़े। ये वाला मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे। तो बताओ यहां पर इसके और इसके बीच में, इन दोनों इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण? आप खुद नोटिस करो। ये देखो ये वाला जो कोण है, इन दोनों के बीच में जो कोण है, उस कोण का मान देखो कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री का कोण है। तो देखो न्यूनतम कोण यहां पर 90 डिग्री है। हो सकता है क्या? 120 सभी के बीच में 160 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। इसके अंदर कोण कितना है? तो sp3d की संरचना ऐसी होती है। तो इसके और इसके बीच में, इसके बीच में तो 90 डिग्री का है ना। हालांकि इन दोनों के बीच में कितना है? 120 डिग्री का। इन दोनों के बीच में कितने का है? 180 डिग्री का। पर न्यूनतम भी तो है ना इसमें 90 डिग्री। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? BRF3, क्योंकि यहां पर एक जो 3 और 3 जो 6 कोण है वो 90 डिग्री के हैं। एक 180 डिग्री का है और 3 कितने हैं? 120 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री का कोण भी तो आया ना। तो ये क्या हो जाएगा? BRF3 वाला क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन वापस करते हैं। न्यूनतम की जगह आपकी बार आया अधिकतम कोण।
इसी क्वेश्चन को क्या चेंज कर दिया मैंने, अधिकतम कोण, और सेम ऑप्शन, तब भी आंसर सेम होगा, क्योंकि यहां पर देखो 120 डिग्री, 107 डिग्री, 109 डिग्री, 28 मिनट, पर यहां पर एक कोण 180 डिग्री का भी तो है ना। तो अब की बार भी क्वेश्चन क्या होगा, सेम आंसर देगा। क्वेश्चन चेंज किया, अधिकतम भी उसमें है, न्यूनतम भी उसमें है। अरे क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से देखो बॉन्ड एंगल की क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है। मैंने ये आपको टफेस्ट एग्जांपल करवा दिया। तो आप जो मैंने इंडेक्स बनवाई थी वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, वो एंगल इसीलिए बताए थे मैंने कि 72 डिग्री के 5 कहाँ होते हैं, 90 डिग्री कहाँ है, 180 कहाँ है, 90 डिग्री के 6 कहाँ पे होते हैं, 4 कहाँ, सब कुछ बताया था, वो इसीलिए बताया था। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो बातें हुई बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की सारी, क्लियर है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूं, यहीं पे नोट लगा के लिखोगे उसको। मैंने क्वेश्चन भी डाला आपके टेस्ट सीरीज के अंदर। एक क्वेश्चन आता तापीय स्थायित्व, या फिर इसको बोलते हैं उष्मीय स्थायित्व। इस उष्मीय से ज्यादा मिलेगी आपको क्वेश्चन। थर्मल स्टेबिलिटी बोलते बेटा इसको, थर्मल स्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी, यानी गर्मी में कितने सहन कर सकता है, मतलब कितनी गर्मी आप सहन कर सकते हो, आपकी हिम्मत कितनी है गर्मी को सहन करने की, ये क्या थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या भाई, जो जितना ज्यादा स्थायी होगा उसको तोड़ने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो जिसका जितना ज्यादा स्थायी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या ज्यादा, कि उसको ताप बहुत देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। तो इसका कुछ नहीं ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आएगा, आप तो इतना ध्यान रखना ग्रुप में, किसमें, ग्रुप में या फिर समूह में नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ग्रुप में नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से दान करेगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से दान करेगा तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा भाग लेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में ज्यादा भाग लेंगे तो उसका बॉन्ड उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना ऊपर से नीचे जाने पर उसमें स्थायित्व क्या होता है, बढ़ता है। इसका एक क्वेश्चन डाला हुआ है, वो आप टेस्ट में देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपन, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है हाइड्रोजन बंध। क्या नाम है? हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसकी बात करेंगे अब? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो इधर देखिए हाइड्रोजन बंध क्या होता है, इसको समझते हैं। संसार में कहीं भी, संसार में कहीं भी यदि सड़क पे हाइड्रोजन जाती रहे, कौन चलती रहे? हाइड्रोजन जाती रहे, और हाइड्रोजन के हाथ में फोन दिख जाए, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन का आज बॉन्ड बनने वाला है। क्या बोला मैंने? सड़क पर कहीं भी हाइड्रोजन दिख जाए और हाइड्रोजन के हाथ में फोन दिख जाए, तो ध्यान रखना आज हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने वाला है। इस चीज को समझिए। मैंने क्या बोला? जब भी, ऐसे ही लिखोगे आप, जब भी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के हाथ में फोन, FON, फोन दिखे तो समझ लो क्या आज हाइड्रोजन का बॉन्ड बनने वाला है, आज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाली है। क्लियर है? क्या हुआ? फोन का मतलब है जब भी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, या इनको मैं क्या बोल सकता हूं, अधिक विद्युत ऋणी, अधिक विद्युत ऋणी तत्व के साथ में हाइड्रोजन दिखे, यदि अधिक विद्युत ऋणी तत्वों के साथ में हाइड्रोजन दिखे तो वहां पर क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन किसके साथ में दिख जाए? फोन के साथ में दिख जाए, तो हाइड्रोजन के आज क्या होगा? बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन का बॉन्ड बनेगा। मान लो ये हाइड्रोजन है और ये यहां पर फोन पे लगी हुई है और सड़क पे चलती जा रही है,
मेरे सोना सजन घर आया ओ राम जी, इसका मतलब समझ जाओ यहां पर क्या बनेगा, आज हाइड्रोजन का बंध बनेगा। किसके साथ में दिखनी चाहिए, फोन के साथ में, FON। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ में कहीं भी हाइड्रोजन दिखे, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने वाला है। अब देखिए क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने एग्जांपल लिया HF, ठीक है। HF में क्या हुआ, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा थी, तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ रहेंगे, फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि इसके आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा, इसकी आकर्षित करने की क्षमता, उस पे क्या आता है डेल नेगेटिव, और जिसपे नहीं होती क्षमता वो क्या होता है डेल पॉजिटिव, यानी पार्शियल नेगेटिव। ये भी क्या होगा, आंशिक धनात्मक या आंशिक ऋणात्मक, विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसी बॉन्ड को बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको डैश डैश से बनाते हैं। तो HF में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे मैंने लिया जल, क्या लिया, जल OH, ये होता है H2O, फिर मैंने लिया OH, तो क्या हुआ, यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, डेल नेगेटिव, ये हाइड्रोजन क्या होगा, डेल पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण, तो ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे क्लियर है क्या, तो इस प्रकार होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिमाग में क्यों सुनाता है, सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा दो अणुओं के बीच में ही होती है क्या, नहीं, तो मास्टर क्या होगा, अरे तो बता रहा हूं ना, बता दो ना सर, ठीक है, इधर देख इधर देख। चलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार, हाइड्रोजन बंध, बेटा हाइड्रोजन बंध होते हैं दो टाइप के, या तो क्या होगा दो अणुओं के बीच में होगा, या क्या होगा एक ही अणु के दो परमाणु या फिर बोलूं समूह के बीच में होगा। जिंदगी में कहीं भी इंटर शब्द दिख जाए, इसका मतलब होता है एक से अधिक के मध्य अणु को क्या बोलते हो, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक ही संसार में कहीं भी इंट्रा शब्द दिख जाए, इसका मतलब होता है एक में ही, तो इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही अणु में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया OH और यहां पर पड़ा था NO2, क्या बोला जाता है इसको ऑर्गेनिक में, पेरा नाइट्रोफिनोल। क्या बोला जाता है, पेरा नाइट्रोफिनोल। तो पेरा नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पेरा, ओम प्रकाश, पेरा पोजीशन, तो पेरा नाइट्रोफिनोल। यहां पर क्या होता है, इस फिनोल के पेरा नाइट्रोफिनोल के साथ में दूसरा पेरा नाइट्रोफिनोल, जो यहां पर ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ऐसे, तो दो अणुओं के बीच में बना ना, इसलिए क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर। तो जब भी दो अणुओं के बीच में बने तो इंटरमॉलिक्यूलर। पर यहां पर कंडीशन ऐसी आ जाए, यहां पर OH और यहां पर NO2, और इन आपस में इनमें क्या हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पर कोई दूसरा अणु आया क्या, नहीं आया, एक ही अणु में क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको बोला जाता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपके थोड़े से जिंदगी के कष्ट दूर कर देता हूं, दो नोट लगाओ। क्या लगाएंगे, दो नोट लगाएंगे, और नोट में क्या लिखोगे, सभी बायोलॉजी की शर्करा, यानी बायोलॉजी में आने वाली जितनी भी शर्करा है में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिक्यूलर। कौन सी होती है, इंट्रा। और कहीं भी यौगिक में सेली, कौन सा शब्द, सेली या ऑर्थो,
शब्द नजर आए तो वहां पर भी क्या होती है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी एक ही अणु में। जैसे यहां पर देखो क्या है, इसका नाम क्या है, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, तो ऑर्थो शब्द कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कौन सी होगी, इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही अणु में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की, दो टाइप की, इंटर और इंट्रा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गया क्या, अरे नहीं, अभी तो मजा आएगा, अभी तो मजा आएगा भिड़ू, इधर देख। और ये जो मजा है ना, ये मैं सबको देना चाहता हूं। आया राहुल गांधी याद, चलो इधर देख लो। चलते फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दुनिया में। यहां पर एक संबंध ध्यान रखोगे। सर नाजायज है क्या, नहीं जायज है क्या, ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट, शानता, बॉइलिंग पॉइंट, शानता, समानुपाती होती है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। आपको मान लो मैंने एग्जांपल दिया कि पैरानाइट्रोफिनोल और इधर दिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, में से शानता किसकी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, तो इसमें पैरा में कौन सी हुई थी, इंटरमोलिक्यूलर, इसमें कौन सी हुई, इंट्रा, अंतरा अणु। तो इंटर वाले का ज्यादा होता बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये लो आंसर, क्लियर है। तो एक एप्लीकेशन, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन क्या क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव क्या क्या है। अब स्टार्ट करोगे और इसको बहुत शांति तरीके से लिखोगे। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रभाव, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रभाव का पहला बात करते हैं राज की। बेटा जो बर्फ होती है, बर्फ वो पानी पे तैरती है, जबकि आपने सुना होगा ठोस चीजें द्रव में नीचे चली जाती है, पर बर्फ ठोस होती है फिर भी पानी में तैरती है, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से क्या होता है, कम। तो बर्फ का पानी पर तैरना किस क्या कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बर्फ का घनत्व क्या होता है, कम होता है, पानी का घनत्व क्या होता है, बर्फ से ज्यादा होता है। बर्फ का घनत्व कम क्यों होता है, क्योंकि उसका आयतन ज्यादा होता है। क्या होता है, आयतन ज्यादा होता है। और ये आयतन ज्यादा किस कारण होता है, हाइड्रोजन बंध के कारण, हाइड्रोजन बंध के कारण, ध्यान रखना है। तो बर्फ पानी पर किसके कारण तैरती है, कम घनत्व के कारण। वो कम घनत्व किसके कारण हुआ, आयतन बढ़ने के कारण। और वो आयतन किस कारण से बढ़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। एक एप्लीकेशन कि बर्फ पानी पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण तैरती है। यहां पर दो चीजें बता देता हूं। पानी का अधिकतम घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पानी की संरचना वी आकार की होती है, संकरण sp3 होता है, कोण 104 डिग्री होता है, या 105 डिग्री, 4 या 5, 105 डिग्री याद कर लेना। इतने क्वेश्चन पानी के पूछे जा सकते हैं। और ये जो बर्फ है इसका आयतन बढ़ा तो वहां पर जो संरचना बनती है वो संरचना बनती है पिंजरे के जैसी। कैसे बनती है, पिंजरे के जैसी, खोखली संरचना। और खोखली संरचना का आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है भरवा चीज से। तो पानी भरवा होता है और ये क्या होती है, खोखली होती है, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दूसरा एप्लीकेशन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य द्रव्यमान। बेटा आप जब मान लो आपने कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ली, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होती है,
ये होती है CH3COOH। तो जब आप क्या करोगे, आपने मान लो एक अणु उठाया, आपके पास में बहुत सारे कार्बोक्सिलिक अम्ल पड़े थे, उनमें से एक अणु उठाया। जब एक अणु को उठाओगे तो आपको क्या लगेगा कि इसका द्रव्यमान कितना आना चाहिए, तो आप थ्योरेटिकली कितना ले लेते हो, 60, क्योंकि इसको जोड़ोगे कार्बन का कितना 12 12 12 24 24 और 3 27 27 और 1 28 28 और 32 कितना हो गया 60, 28 और 32 कितना हो गया 60। लेकिन जब इसको मैं एक तुला के ऊपर या एक आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के बैलेंस पर रखता हूं, तो वहां पर इसकी जो मात्रा आती है वो आती है 120 AMU। इसका द्रव्यमान कितना आता है 120, आना कितने चाहिए था 60। 120 क्यों आता है, हाइड्रोजन बंध के कारण। क्या होता है कि एक अणु दूसरे अणु के साथ में क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ऐसे। तो यहां पर दो अणु एक साथ आपको मिलते हैं, आपने उठाया एक था लेकिन आ जाते कितने हैं, दो। ये भी किसके कारण है, हाइड्रोजन बंध के कारण। तो पूछ ले एसिटिक अम्ल का असामान्य द्रव्यमान या कार्बोक्सिलिक अम्ल का असामान्य द्रव्यमान का कारण क्या है, तो बताओगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है। सिर्फ एप्लीकेशन ध्यान रखने हैं, इतनी रीजन नहीं ध्यान रखने हैं, एप्लीकेशंस ध्यान रखने हैं। अभी 2 एप्लीकेशन हुए हैं, ये तो मैंने बताया था कि याद हो जाए चीजें। तीसरा एप्लीकेशन है बेटा H2O जो होता है ना, ये द्रव्य होता है, लेकिन H2S क्या होती है, गैस होती है। या मैं बोल दूं HF द्रव्य होता है, लेकिन HCl क्या होती है, गैस होती है। इनका कारण क्या है, तो इनका भी कारण क्या, देखो यहां पर फ्लोरीन और ऑक्सीजन है, इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। कैसे होता है, हाइड्रोजन बंध। और यहां पर देखो Cl और ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बंध नहीं होता। हाइड्रोजन बंध सिर्फ कहां पर होता है, जब हाइड्रोजन के पास में फोन दिखे, यहां पर फ्लोरीन है तो हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, तो फोन हो तो आंसर क्या होगा कि हाँ हाइड्रोजन बंध के कारण क्या हुआ, यहां पर द्रव्य अवस्था आई, लेकिन यहां पर गैसीय अवस्था आई। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अणु पास में आ जाएंगे, अणु पास में आएंगे तो अवस्था क्या हो जाएगी, द्रव्य अवस्था। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी बताया था बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक पैरानाइट्रोफिनोल का ज्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल से। यह भी किसके कारण है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। क्लियर है, तो इतनी एप्लीकेशन आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो बेटा, जो HF होता है ना, HF, इसमें 2 कंडीशन बताऊं मैं। जब आप HF को गैसीय अवस्था में ले जाते हो, किसमें, गैसीय अवस्था में ले जाते हो, और इसको ठोस अवस्था में देखते हो, तो ये बेटा यहां पर तो दिखता है रेखीय संरचना में, लेकिन इस ठोस अवस्था में कैसा दिखता है, ये जिगजैग। कैसा दिखता है, जिगजैग। क्योंकि देखो ठोस अवस्था में पास में आएगा, तो फ्लोरीन के ऊपर देखो लोन पेयर जो है 3 है। अब गैसीय अवस्था में तो अणु दूर दूर रहते हैं, तो ज्यादा प्रतिकर्षण नहीं होगा। ठोस अवस्था में क्या होगा, ये लोन पेयर पास में आ जाएंगे, तो यहां पर क्या होगा, अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण होगा। कैसे, देखो यहां पर पड़ा था H और यहां पर पड़ा था F, यहां पर वापस पड़ा था H, यहां पर पड़ा था F, तो यहां पर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई और इनके दोनों के लोन पेयर में कोई खास प्रतिकर्षण नहीं हुआ। पर जैसे मान लो मैं इनको अणुओं को पास में ले आता हूं, यहां पर इतने ठोस अवस्था में ले आता हूं, अब इस इन दोनों के लोन पेयर में क्या होगा, प्रतिकर्षण होता है भयंकर वाला, जिसके कारण ये क्या चले जाते हैं, ऐसे चले जाते हैं, H F H F, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे जिगजैग, ऐसे जेडी के जैसी संरचना बनने लग जाती है, जिगजैग संरचना। तो इस प्रकार ध्यान रखना, HF की जिगजैग संरचना होती है ठोस अवस्था में। गैसीय अवस्था या द्रव्य अवस्था में कैसी होती है, रेखीय। तो ये बातें हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होती है, जब फोन के साथ में हाइड्रोजन दिखे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक है
डाइपोल मोमेंट, इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोला जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण। तो ध्यान रखिए, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, ये क्या चीज होती है, इसको देखो। डाइपोल, द्विध्रुव क्या होता है, इधर देखो, जब भी कोई समान आवेश, समान का मतलब जिनका परिमाण समान होगा, आवेश नहीं, परिमाण मतलब ये 1 कूलाम का है तो ये दूसरा वाला क्या होगा, 1 कूलाम का यदि आवेश पड़ा रहे और ये एक निश्चित दूरी पर रखे है, निश्चित दूरी पर पड़े रहे, तो ये इसको एक द्विध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको एक द्विध्रुव बोला जाता है, डाइपोल बोला जाता है। तो प्लस माइनस कब बनेगा अपने केमिस्ट्री में? जब उनमें विद्युत ऋणात्मकता का क्या होगा, अंतर होगा। राइट और रॉन्ग? या फिर क्या होगा, जिसका डाइपोल 0 नहीं होगा, डाइपोल 0 नहीं होगा। तो देखो डाइपोल के बारे में कितनी चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, ये बेटा द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ना, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश, सदिश राशि, यानी जो दिशा के ऊपर निर्भर करती है, दिशा बदलने पर इसका मान बदल जाता है। अब देखो दूसरा, सदिश राशि को कभी भी अपन यदि उसका रिजल्ट निकाले तो उसका सूत्र ऐसा आता बेटा, जैसे डाइपोल मोमेंटम को लिखते हैं ऐसे म्यू से, और इसके ऊपर लगा दिया मैंने ये सदिश का चिन्ह म्यू। तो इसका जब मैं मान लो मेरे पास 2 डाइपोल पड़े हैं, ये कोई डाइपोल पड़ा है और यहां पर मान लो ये कोई डाइपोल पड़ा है, ये प्लस माइनस ऐसा डाइपोल पड़ा है। तो इसका यदि मेरे को रिजल्ट निकालना है कि ये कुल कितना डाइपोल है मेरे पास, तो मेरे को ऐसे निकालना होता है μ1 प्लस μ2 प्लस 2 μ1 μ2 कोस थीटा। आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है। और यदि मेरे पास में केवल एक डाइपोल पड़ा है, अब पूछे मेरे को कि इसका कुल डाइपोल मोमेंटम कितना है, तो म्यू बराबर होता है इन दोनों आवेश का परिमाण यानी Q इनटू इनके बीच में दूरी कितनी है। मान लो मैंने लिया D, दूरी कितनी है D, तो इसका सूत्र हो जाएगा म्यू बराबर Q इंटू D। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू बराबर Q इंटू D। ये हो गया म्यू बराबर Q इंटू D। अब यहां से देखो, ये म्यू ले लिया मैंने परिणामी, यानी रिजल्ट कितना आया, परिणाम। तो जो बेटा जो म्यू होता है ना, म्यू ये इस थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। म्यू क्या होता है, थीटा के व्युत्क्रमानुपाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यू क्या होता है, थीटा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। म्यू क्या है, एक सदिश राशि है। क्या काम में आता है, ये बताता है अपने को कि कौन सा यौगिक ध्रुवीय है और कौन सा यौगिक अध्रुवीय है। यदि मान लो अपने पास में ऐसी कंडीशन आ जाती कि मान लो मेरे पास HF पड़ा है, तो ये तो मैं विद्युत ऋणात्मकता से ही बता सकता हूं। अपन ने विद्युत ऋणात्मकता में पढ़ा था कि बंध की ध्रुवणता चेक करते हैं विद्युत ऋणात्मकता से। यदि डेल्टा EN की वैल्यू 0 नहीं हो तब तो बॉन्ड कैसा होगा, ध्रुवीय। यदि यहां पर डेल्टा EN की वैल्यू 0 नहीं हो तब तो क्या होगा, ध्रुवीय बंध होता है। कैसा बंध होता है, ध्रुवीय बंध होता है। लेकिन डेल्टा EN की वैल्यू अगर 0 हुई तो वो कैसा अणु होता है, ध्रुवीय अणु नहीं होता है, अध्रुवीय अणु होता है। बट मेरे पास में ऐसी कंडीशन आ जाए, मैंने एग्जांपल लिया PCl5, बताओ इसके अंदर ये ध्रुवीय है या नहीं है। तो जब मैं बंध की बात करूंगा, डेल्टा EN की बात करूंगा, तो आपको क्या लगना चाहिए कि PCl Cl Cl, या फिर ये लिया मैंने Cl और यहां पर लिया Cl। आपको लगना चाहिए था कि फास्फोरस और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जो है डेल्टा EN है वो 0 नहीं है, तो ये यौगिक कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय। लेकिन ये यौगिक होता कैसा है, अध्रुवीय। कैसा होता है, अध्रुवीय। क्योंकि डेल्टा EN से सिर्फ आप किसको चेक कर सकते हो, बंध को चेक कर सकते हो, लेकिन डेल्टा EN से आप अणु को चेक नहीं कर सकते हो। द्विध्रुव आघूर्ण किसके बारे में बताता है, अणु के बारे में। किसके बारे में बताता है, अणु। तो यहां पर देखो अणु की ध्रुवणता बताता है। किसकी बताता है, अणु की। यह इंपॉर्टेंट है। जब भी अणु दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, यहां पर इस अणु की ध्रुवणता चेक करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट लगाना पड़ेगा।
जैसे मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे चलता हूं कि इस डाइपोल मोमेंटम को कैसे अपन यूज करते हैं। तो इधर देखो, ध्यान रखिए डाइपोल मोमेंट थीटा, थीटा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इधर देखिए, जैसे नेक्स्ट बात करता हूं मैं द्विध्रुव आघूर्ण यानी म्यू की बात करते हैं। तो ये म्यू थीटा के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। और क्या होता है, म्यू बराबर क्यू इंटू डी होता है, और म्यू बराबर क्या होता है, अंडर रूट म्यू वन म्यू टू, टू म्यू वन म्यू टू कोस थीटा। ये तीनों चीजों में से सिर्फ कितनी ध्यान रखनी है, ये वाली ध्यान रखनी है, ठीक है। और म्यू क्या काम में आता है, तो देखो ये प्रतिशत आयनिक लक्षण बताता है। क्या बताता है, प्रतिशत आयनिक लक्षण बताता है। याद करो, प्रतिशत आयनिक लक्षण का एक फॉर्मूला और पढ़ा था अपन ने विद्युत ऋणात्मकता में, वो था 16 डेल स्क्वायर प्लस 3.5, 16 डेल प्लस 3.5 डेल स्क्वायर। याद करो, ये भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था एक। लेकिन अपने को डाइपोल मोमेंट देख के आयनिक लक्षण पूछे तो आपको सूत्र याद रखना है, म्यू कौन सा एक्सपेरिमेंट से जो म्यू आता है दोनों की वैल्यू दी हुई रहेगी, आपको सिर्फ उत्तर निकालना है। और म्यू थ्योरिटिकल यानी जो अपनी थ्योरी से अपन ने माना था और प्रयोग करने पर जो आया, इनका अनुपात इनटू 100 करते हो तो आपके पास में क्या आता है, प्रतिशत आयनिक लक्षण आ जाता है। तो इसमें भी कौन काम में आता है, डाइपोल मोमेंट काम में आता है। अब देखो डाइपोल मोमेंट चेक कैसे करे सर, तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा अभी, ये सब कंसेप्ट के बिना ही आपका आंसर आ जाएगा, देखना कैसे। चलो बात करते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल लिया, ये पॉइंट ध्यान रखना, जैसे मेरे पास में था नाइट्रोजन, यहां पड़ा है हाइड्रोजन, यहां पड़ा हाइड्रोजन, यहां पड़ा हाइड्रोजन, और ये पड़ा मेरे पास लोन पेयर अमोनिया लिया मैंने। तो ध्यान रखना हमेशा इसकी जो दिशा होती है, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो इसकी दिशा किसकी तरफ होती है, हमेशा अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व की तरफ। तो यहां पर देखो NH3 में विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, याद करो, फोन कल करना है, ट्रिक बताई थी। तो फ्लोरीन की देखो ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की देखो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो किसकी तरफ रहेगी इसकी दिशा, नाइट्रोजन की तरफ। किसकी तरफ रहेगी, नाइट्रोजन की तरफ। और हमेशा लोन पेयर की तरफ होती है, ये रो लोन पेयर की तरफ कर दिया मैंने। तो ये देखो द्विध्रुव इसका एक तरफ जा रहा है। अरे बात क्लियर है क्या, इसको बोला जाता है योगात्मक द्विध्रुव आघूर्ण। और यदि ऐसी कंडीशन आ जाए, एन यहां पर एफ, यहां पर एफ, यहां पर एफ, और यहां मैंने दे दिया लोन पेयर। अब देखो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन से ज्यादा है, अब की बार चिन्ह किसकी तरफ रहेगा, फ्लोरीन की तरफ। और ये तो हमेशा किसकी तरफ रहेगा, लोन पेयर की तरफ। अब की देखो तीन तो इस तरफ जा रहे हैं, एक पीछे की तरफ जा रहे हैं, इसको बोला जाता है विनाशी या बोलो डिस्ट्रक्टिव द्विध्रुव आघूर्ण। यानी इसमें घटता है, तीन एक तरफ जा रहे हैं, एक दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये तो हो गया योगात्मक, ये होता है विनाशी। तो ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये चिन्ह किस तरफ लगाना, इस चिन्ह से पता चल जाएगा कि इसके अंदर द्विध्रुव किसका ज्यादा होगा। जैसे यहां पर आपको पूछ ले कि NH3 और NF3 में से द्विध्रुव किसका ज्यादा है, तो बताओ जो एक तरफ जा रहा है तो उनका तो योग हो रहा है, और ये एक तो तीन तो एक तरफ जा रहे हैं, एक उल्टा जा रहा है। तो यहां पर एक क्या कर रहा है, इसको विपरीत कर रहा है। तो इन दोनों में से द्विध्रुव किसका ज्यादा होगा, NH3 का द्विध्रुव क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे बात क्लियर है क्या, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो चेक करना सीखते हैं। तो नोट लगाओगे एक, उस नोट से बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखना कैसे नोट लगाओ, ध्यान रखे नोट में नहीं है, ये राज की बात है। क्या है, राज की बात। मैं ट्रिक बता रहा हूं ये, इससे आपका 5 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है नोट में, यदि सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर यानी एकाकी युग्म कितने हो, 0 शून्य। याद करो एकाकी युग्म शून्य होता है। तब कल एक चीज बताई थी मैंने, ज्यामिति और संरचना सेम होती है। यहां पर यदि एकाकी युग्म 0 हो तथा सभी पड़ोसी कैसे हो, समान हो,
तो हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। और अभी मैंने बताया था यदि म्यू बराबर 0 है तो यौगिक कैसा होगा? अध्रुवीय। कैसा होगा? अध्रुवीय। और म्यू यदि 0 नहीं है तो यौगिक कैसा होता है? ध्रुवीय। तो यदि ये कंडीशन आ जाए तो म्यू बराबर हमेशा 0 होगा और यौगिक हमेशा कैसा होगा? अध्रुवीय। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास एग्जांपल है, मान लो CCl4। क्या है एग्जांपल? क्या है? CCl4। ये लो मैंने एग्जांपल लिया CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बताओ ये ध्रुवीय है अध्रुवीय? तो यहां पर देखो ये कार्बन Cl 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 और Cl, कार्बन कितनी संयोजकता दिखाता है? 4 संयोजकता। कोवेलेंसी में पढ़ा था सहसंयोजकता। तो यहां पर 4 संयोजकता दिखाता, चारों बॉन्ड बन गए। इसके ऊपर लोन पेयर है क्या? नहीं है, लोन पेयर 0। अभी बोला था लोन पेयर 0। पड़ोसी चारों सेम है क्या? हाँ, चारों क्लोरीन ही है। पड़ोसी सारे सेम हो तो ये कैसा यौगिक हो गया? म्यू बराबर 0। यौगिक कैसा? अध्रुवीय। यौगिक कैसा हो गया? अध्रुवीय यौगिक हो गया। तो देखो 1 सेकंड में आप चेक कर सकते हो। अब यहां पर देखो यौगिक अध्रुवीय, लेकिन इसके बंध देखो, कार्बन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय। बंध कैसा हो गया? ध्रुवीय हो गया। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, यदि CI4 आ जाता, किसी बात करो CI4, तो बंध कैसा होता? ध्यान रखना, बंध भी अध्रुवीय होता है, क्योंकि कार्बन और आयोडीन की विद्युत ऋणात्मकता 2.5 2.5 हो जाती है। क्या हो जाती है? 2.5 2.5। ध्यान रखना ये चीज। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं? बंध की ध्रुवणता भी चेक कर सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता से। अणु की ध्रुवणता चेक करते हैं किससे? अरे किससे? म्यू से, डाइपोल मोमेंटम से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिया PCl5 SF6 और मैंने लिया PCl3, फिर मैंने एग्जांपल लिया CH4, फिर मैंने एग्जांपल लिया H2O, फिर मैंने एग्जांपल लिया BeCl2, फिर मैंने एग्जांपल लिया BF3, फिर मैंने एग्जांपल लिया BrF3। इतने एग्जांपल है। आपको बिना चेक करना करे पता लगाना है कि कौन सा लोन पेयर है, कौन सा ध्रुवीय है, कौन सा अध्रुवीय है। देखना एक झटके में आंसर कैसे होता है। PCl5 इसके ऊपर लोन पेयर है क्या? है फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता, पांचों बन गए, लोन पेयर नहीं है, सारे पड़ोसी सेम। कैसा हो गया? अध्रुवीय। म्यू क्या हो गया? 0। SF6 किसकी बात कर रहा हूं? SF6 सल्फर 6 बॉन्ड बनाता, 6 क्लोरीन बन गया, लोन पेयर 0, सारे पड़ोसी सेम। यौगिक कैसा हो गया? अध्रुवीय। PCl5 पे एक लोन पेयर है, अब क्या हो गया? ध्रुवीय हो गया। लोन पेयर आते ही क्या हो गया? ध्रुवीय। CH4 चारों पड़ोसी सेम, लोन पेयर नहीं है, अध्रुवीय। H2O में 2 लोन पेयर आ गए, ध्रुवीय। BeCl2 में एक भी लोन पेयर नहीं है, पड़ोसी सेम, अध्रुवीय। BF3 में एक भी लोन पेयर नहीं है, सारे पड़ोसी सेम, अध्रुवीय। BrF3 के अंदर 2 लोन पेयर, तो क्या हो गया? ध्रुवीय। देखो 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो। तो पड़ोसी को चेक करना, लोन पेयर की संख्या चेक करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक क्लोरीन था और यहां पर एक क्लोरीन था। ये यदि ऑर्थो पे, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना होना चाहिए आपको पता होगा भाई। इन दोनों के बीच में जब मैं कोण देखूंगा तो कोण ऐसे देखा जाता है। तो यहां पर कोण कितना होता है? याद करो, ऑर्थो पे 60 डिग्री। ये मैंने थ्योरेटिकली लिया है। कैसे लिया है? थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक लिया मैंने, मानना है, क्योंकि थ्योरी यही कहती है 260 डिग्री पे होते हैं। पर जब मैंने प्रैक्टिकल किया तो मेरे पास में क्या होता है? एक ही Cl और ये जो Cl है, इनका जब मैंने कोण चेक किया तो ये थीटा 60 डिग्री से ज्यादा था। पता है? याद करो, क्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं।
क्या होता है 3 लोन पेयर। तो इन लोन पेयर लोअर पेयर में क्या होता है प्रतिकर्षण और ये थीटा क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो यहां पर थीटा अपन ने माना कितना 60 डिग्री, थीटा यहां पर आया कितना 60 डिग्री से ज्यादा। बताओ जब थीटा बढ़ता है, जब थीटा बढ़ता है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है घटता है। अभी बताया था व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन दोनों में से म्यू किसका ज्यादा होगा, थीटा बढ़ने पर म्यू घटेगा, इसलिए इसका म्यू क्या होता है ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डाइक्लोरोबेंजीन का म्यू जो थ्योरेटिकल है वो ज्यादा होता है प्रायोगिक से, एक्सपेरिमेंटल से। क्यों, तो आपको पता थीटा प्रतिकर्षण के कारण बढ़ जाता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यदि मैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल की, तो देखो इधर ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का केस क्या होता है। ये फिनोल NO2, दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए था 60 डिग्री का। ये कैसा है थ्योरेटिकल मैंने माना, सिद्धांतों के अनुसार यही आता है 60 डिग्री होते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली चेक किया गया तो ऐसा पाया गया कि इनके बीच में जो थीटा है ये 60 डिग्री से कम आया, क्योंकि दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया। हाइड्रोजन बंध के कारण अणु के आगे पास पास में आ गए, अणु पास पास में आ गए, तो थीटा का मान 60 डिग्री से क्या हो गया कम हो गया। यदि थीटा का मान 60 डिग्री से 60 डिग्री से कम हो गया तो थीटा जब घटता है तो म्यू क्या होता है रे बढ़ता है, म्यू क्या होता है बढ़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल का म्यू ज्यादा आया थ्योरेटिकल से। क्लियर है। तो इस प्रकार देखो मैंने बोला था थीटा वाला इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एक्सपेरिमेंटल म्यू ज्यादा आता है थ्योरेटिकल से, किसके कारण है, आंसर हाइड्रोजन बंध के कारण। अरे क्लियर है। तो इस प्रकार क्या करते हैं डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट से आयनिक लक्षण भी निकाल सकते हैं, प्रायोगिक बटा सैद्धांतिक गुणा 100 करके अपन क्या कर सकते हैं डाइपोल मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। आपके पास में जैसे मैंने बोल दिया निम्न में से कौन सा यौगिक अध्रुवीय है। पहला आपका है आपका यौगिक है सबसे पहले SF4, दूसरा आपका यौगिक है NH3, तीसरा आपका यौगिक है NF3, चौथा आपका यौगिक है CCl4। हो गया होगा आंसर, पता चल गया होगा सारे पड़ोसी सेम लोन पेयर 0। नेक्स्ट देखो डाइपोल की बातें करते हैं। बेटा जो SF4 होता है इसकी और SF6 की बात कर रहा हूं। तो देखो SF4 में एक लोन पेयर है, 4 क्या है फ्लोरीन। कैसी शेप है याद करो, शीशो झूले वाली, कल लड़की को झुलाया था वही शेप है। तो यहां पर देखो बंध की बात करें तो बंध कैसा है बताओ, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है इसलिए बंध कैसा हो गया ध्रुवीय। और यौगिक में सारे पड़ोसी सेम है लेकिन लोन पेयर है ना, तो यौगिक कैसा हो गया, यौगिक भी कैसा हो गया ध्रुवीय, यौगिक भी कैसा हो गया ध्रुवीय हो गया। बताओ ऐसा पॉसिबल है क्या ध्रुवीय यौगिक और ध्रुवीय बंध है, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ध्यान रखना ध्रुवीय यौगिक में ध्रुवीय बंध हो सकता है। अब इधर चलते हैं SF6 अष्टफलकीय संरचना याद करो। बंध अभी भी देखो कैसा है ध्रुवीय, बट यौगिक पूरा कैसा है अध्रुवीय। तो यह जरूरी भी नहीं है हमेशा कि ध्रुवीय बंध रखने वाला यौगिक ध्रुवीय ही हो, क्योंकि ध्रुवीय बंध रखने वाला यौगिक अध्रुवीय हो सकता है। अरे बात क्लियर है क्या, हाँ ना बोल,
चलो नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको बताना है निम्न में से अधिक प्रबल हाइड्रोजन बंद होगा। पहला ऑप्शन है इथाइल ग्लाइकोल में। क्या ऑप्शन है? इथाइल ग्लाइकोल में। दूसरा ऑप्शन है ग्लिसरॉल में। तीसरा ऑप्शन है दोनों में समान। और चौथा में है पता नहीं लगा सकते, भगवान भरोसे। तो कईयों को तो चौथा आंसर आ गया कि पता नहीं लगा सकते। लेकिन देखो इनकी अब संरचना भी कभी कभी ध्यान रखनी होती है। इथाइलिन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH। CH2OH। ग्लिसरॉल का सूत्र होता है CH2OH CH2OH, ये होता है। अब यहां पर देखो दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर तीन जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो प्रबल कौन सी होगी? जितनी ज्यादा जगह होगी तो इनमें प्रबल कौन सा हो जाएगा? ग्लिसरॉल। कौन सा हो जाएगा? ग्लिसरॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? प्रबल होगी, क्योंकि तीन जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अरे क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से असमान बंद लंबाई वाला यौगिक है। पहला ऑप्शन है CH4, दूसरा ऑप्शन है BF3, तीसरा ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन है SF6 और चौथा ऑप्शन है PCl5 की आंसर वीडियो पॉज करके कर लिया करो। चलो बात करते हैं। CH4 sp3, BF3 sp2, SF6 sp3d2 और ये क्या है? sp3d। बताया था sp3d में असमान होती है। आंसर कौन सा हो गया? डी हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न है ClO2 का संकरण है। पहला ऑप्शन है sp3, दूसरा ऑप्शन है sp3d, तीसरा ऑप्शन है sp2, चौथा ऑप्शन है sp। आया आंसर? इधर देखो ClO2, याद करो विषम प्रजाति वाली संरचना, विषम प्रजाति वाली यदि संरचना है तो ClO2, तो क्लोरीन विषम ऑक्सीजन की EN क्या है? ज्यादा। लेकिन यहां पर देखो लोन पेयर है तो विषम इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता है, तो दो ऑक्सीजन के दो सिग्मा और एक लोन पेयर कितने हो गए? तीन। तीन के लिए संकरण क्या होता है? sp2। आंसर कौन सा हो गया? तीसरा। पीछे के वीडियो को बेटा याद रखे, नोट्स एक साथ बनाए, उन चीजों को पढ़े, तो देखो आप विद इन सेकंड आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखो बेटा केमिकल बॉन्डिंग, इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस, मैक्सिमम ट्रिक्स, मैक्सिमम फंडे 5-5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करना है, हर चीज मैंने आपको बता दी है और सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवाई है। फालतू का कचरा मैंने साइड में निकाल दिया था, एक भी चीज आपको फालतू की नहीं करवाई मैंने।
मैंने बॉन्ड ऑर्डर आपको करवा दिया, बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन करवा दिए, बॉन्ड एनर्जी के करवा दिए, मैंने वेस्पर थ्योरी करवा दी, वीबीटी करवा दी, एमओटी करवा दी, बॉन्ड ऑर्डर करवा दिया, आपको हाइब्रिडाइजेशन करवा दिया, स्ट्रक्चर निकालना बता दिया, ज्योमेट्री निकालनी बता दी। उसके अलावा मैंने आपको करवा दिया था इसमें आयनिक बॉन्ड करवा दिया, लेटिस एनर्जी करवा दी, बॉर्नलैंड इक्वेशन करवा दी। उसके अलावा मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर सहसंयोजी बंध करवा दिया, उप सहसंयोजी बंध करवा दिया, अमोनियम क्लोराइड वाला एग्जाम्पल करवा दिया। मतलब मैक्सिमम हाइब्रिडाइजेशन के तो इतने कॉन्सेप्ट बता दिए, आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो सारी चीजें मैंने कवर करवा दी केमिकल बॉन्डिंग की। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। जो सारी चीजें पढ़ाई गई है वो आप रिवाइज करिए, उन चीजों को कंटेस्ट करिए और क्वेश्चन सोल्व करिए पिछले सालों के। आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो केमिकल बॉन्डिंग की बातें हुई खत्म। एक क्वेश्चन करवा देता हूं इंपॉर्टेंट, आपको बताना है निम्न में से समान संरचना तथा ज्यामिति रखने वाली यौगिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है आपके पास SF6, दूसरा ऑप्शन है SF4, तीसरा ऑप्शन है PCl3 और चौथा ऑप्शन है अच्छा क्या है समान संरचना तथा ज्यामिति रखने वाली SF6, SF4, PCl3 और नेक्स्ट आपका NH3। तो आपको बताना है इसमें से मैंने क्या बोला था, याद करो। ज्यामिति और संरचना तब समान होती है जब लोन पेयर की संख्या कितनी होती है, 0। SF6 में लोन पेयर है क्या, नहीं है। लोन पेयर 0, आंसर फर्स्ट। ये लो बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने विद इन सेकेंड्स। अब भी नहीं हुए तो बेटा ध्यान से पढ़े, तैयारी करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। केमिकल बॉन्डिंग मैंने मैक्सिमम कवर करवा दिया। बाकी क्वेश्चंस के जब पेपर आपके सामने आ जाएगा एप्लीकेशन पे, पेपर को सोल्व करवाऊंगा मैं, उस टाइम और ज्यादा कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे। मैक्सिमम चीजें मैंने विद ट्रिक्स कवर की है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपने चांद को देखते रहो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सब लोगों को फायदा मिले। थैंक यू।